आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ की साइंस बुक से नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने जा रही हैं। अब तक हमने यह समझा कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स लगता है तो उसकी मोशन कैसे बदलती है। लेकिन क्या आपको याद है कि फोर्स तभी कांटेक्ट में आती है जब कम से कम दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्शन करें। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने पैरों से फुटबॉल को किक करते हैं तो आपके अपने पैरों पर भी एक फोर्स महसूस होती है। यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो दोनों पर क्या असर पड़ता है। और इस क्वेश्चन का जवाब हमें न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मिलेगा। एक्टिविटी 6.5 फर्स्ट स्टेप, पहियों वाला एक चेयर और एक भारी टेबल खोजिए। स्टेप सेकंड, चेयर पर बैठ जाइए और अपने पैरों को जमीन के ऊपर रखिए। अब दोनों हाथों से टेबल को अपने से दूर धकेलिए, यानी टेबल पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाइए। अब क्या होगा, आप देखेंगे कि आपकी चेयर अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की ओर चलने लगी है। स्टेप थ्री, जब अब टेबल को अपनी ओर खींचिए, यानी पिछली बार की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाइए। अब क्या होगा, इस बार चेयर आपकी ओर आगे बढ़ेगी। एक्टिविटी से यह परिणाम निकलता है कि हर बार जब आपने टेबल पर फोर्स लगाया, टेबल ने भी आप पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। यह अनुभव हम अपने जीवन में कई जगह देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाइसाइकिल पर बैठे हैं और पैडल पैडल चलाए बिना आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर धकेलेंगे। जब आप जमीन पर फोर्स लगाती हैं तो जमीन भी आपके पैरों पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। यही फोर्स आपको और बाइसाइकिल को आगे बढ़ाता है। असल में हम चलते हैं और दौड़ते भी इसी प्रकार से है। जब हम चलते हैं तो हम अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं, जमीन हमारे पैरों पर आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। इसी फोर्स के कारण हम आगे बढ़ते हैं। कई बार फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, लेकिन वॉकिंग और रनिंग के दौरान फ्रिक्शन हमारी मदद करता है, क्योंकि फ्रिक्शन से ही हम आगे बढ़ने वाला फोर्स मिलता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम जमीन पर फिसल जाएंगे। नेक्स्ट है ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी। जब आप चलते या दौड़ते हैं तो आपके पैर पीछे की ओर फिसलने की कोशिश करता है। इस समय फ्रिक्शन फोर्स आगे की डायरेक्शन में वर्क करता है। यदि फ्रिक्शन ना होता तो आपका पैर पीछे फिसल जाता और आप गिर सकती हैं। इसी कारण फुटवियर यानी जूते चप्पलों के तलवों पर ग्रूव्स बनाई जाती हैं, यानी खांचे बनाई जाती हैं जिससे पकड़ बनी रहे। इन ग्रूव्स के कारण फ्रिक्शन बढ़ता है और चलना आसान हो जाता है। इसी तरह व्हीकल्स के टायर पर भी थ्रेड पैटर्न्स बनाई जाती हैं। ये रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं जिससे कि आपकी गाड़ी फिसले ना। अब आप समझ सकती हैं कि गीले और पॉलिश्ड फ्लोर पर चलना कठिन क्यों होता है, बर्फ पर चलना मुश्किल क्यों होता है, पानी या बर्फ से ढकी सड़कों पर गाड़ी चलाना जोखिम भरा क्यों होता है। क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये हम फिसल सकते हैं उस पर। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि ऐसे दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, यानी पहला ऑब्जेक्ट जितना फोर्स दूसरे पर लगाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स पहले पर लगाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 6.6 फर्स्ट स्टेप, दो एक समान स्प्रिंग बैलेंस लीजिए। सेकंड स्टेप, उन्हें हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखकर उनके हुक्स को आपस में जोड़ दीजिए। एक स्प्रिंग बैलेंस के दूसरे सिरे को किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट से बांध दीजिए या अपने हाथ से पकड़ लीजिए। थर्ड स्टेप, अब इमेजिनेशन कीजिए कि आप दूसरे स्प्रिंग बैलेंस को खींच रही हैं। प्रेडिक्ट कीजिए, यदि स्प्रिंग बैलेंस स्टेशनरी है तो दोनों स्केल पर क्या रीडिंग आएगी। स्टेप 4, अब वास्तव में स्प्रिंग बैलेंस को खींच कर देखिए। अलग अलग मैग्नीट्यूड के फोर्स लगाकर इस प्रोसेस को कई बार दोहराइए और फिर देखिए कि क्या ऑब्जर्वेशन आपकी प्रेडिक्शन से मिल सकती हैं।
यहाँ तक हमने देखा कि दो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हमेशा समान आती है। अब क्वेश्चन है कि इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगाती हैं वे मैग्नीट्यूड के बराबर होती हैं और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। इन सभी ऑब्जर्वेशन को न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में डिटेल में बताया गया है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी समय पहले ऑब्जेक्ट पर बराबर फोर्स लगाता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। आसान भाषा में कहे कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स हमेशा साथ साथ प्रोड्यूस होती हैं। नोट, फोर्स हमेशा पेयर में होती हैं यानी जोड़े में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि ये दोनों फोर्सेस दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर काम करती हैं, इसीलिए वे एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। कोकोनट ट्री पर चढ़ने का एक एग्जाम्पल, क्या आपने देखा है किसी व्यक्ति को नारियल या पाम के पेड़ पर चढ़ते हुए? जब व्यक्ति पेड़ पर चढ़ता है तो उसके पैर ट्री ट्रंक को नीचे की ओर धक्का देती है। इसके बदले ट्रंक और पैरों के बीच का फ्रिक्शन इंसान को ऊपर की ओर धकेल देता है। यह फोर्स बराबर परिमाण का होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसी कारण वह इंसान ऊपर चढ़ पाता है। जिन पेड़ों के तने बहुत चिकने होते हैं उन पर चढ़ना मुश्किल होता है क्योंकि वहां फ्रिक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट है कैनो का एग्जाम्पल, एक नाव का। क्या आपने कभी सोचा है कि कैनो या बोट आगे कैसे बढ़ती है? जब कैनोइस्ट यानी नाव चलाने वाला व्यक्ति पैडल की सहायता से पानी को पीछे की ओर धकेलता है तो पैडल पानी पर फोर्स लगाता है। इसके बदले पानी पैडल पर आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। यह न्यूटन के थर्ड लॉ का एक एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर होती हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं, लेकिन ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगती हैं। यानी एक फोर्स पानी पर लगता है तो दूसरा फोर्स पैडल पर यानी चप्पू पर, इसलिए वे एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। पानी द्वारा पैडल पर लगाया गया फोर्स पैडल और कैनो को यानी बोट को आगे बढ़ने में मदद करता है, और अगर कैनोइस्ट पानी को और ज़्यादा फोर्स से पीछे धकेले तो पानी भी पैडल पर और ज़्यादा फोर्स लगाएगा। इससे कैनो की यानी बोट की वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। एक कैनो की स्पीड केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कैनोइस्ट यानी नाव चलाने वाला व्यक्ति कितनी ताकत से पैडल चला रहा है। कुछ दूसरे फैक्टर भी उस पर असर डालती हैं, जैसे ड्रैग यानी पानी और हवा का विरोध, वाटर करंट यानी जल धाराएं, कैनो का मास यानी वजन, और रोइंग स्टाइल यानी किस तरीके से उसे चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है रॉकेट लॉन्च का एग्जाम्पल। आपने टीवी पर रॉकेट लॉन्चेस देखे होंगे। रॉकेट का लॉन्च भी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ पर मोशन पर आधारित है। एक्टिविटी 6.7। अब हम इस एक्टिविटी की मदद से समझेंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ रॉकेट और बैलून पर कैसे लागू होता है। फर्स्ट स्टेप, एक बड़ा बैलून, एक ड्रिंकिंग स्ट्रो, एक एडहेसिव टेप, एक लंबा थ्रेड और 2 नेल या हुक, ये सभी चीज़ें आपको इकट्ठा करनी है। सेकंड स्टेप, बैलून को फुलाइए और उसके नेक को एक छोटे धागे से बांध दीजिए। थर्ड स्टेप, अब स्ट्रो और एडहेसिव टेप की सहायता से बैलून की सतह पर चिपकाइए। ध्यान रखिए कि स्ट्रो का एक सिरा बैलून के नेक की ओर रहे। स्टेप 4, अब थ्रेड को स्ट्रो के अंदर निकालिए। फिर थ्रेड के दोनों सिरों को नेल्स या हुक्स के कसकर बांध दीजिए ताकि थ्रेड तना रहे। स्टेप 5, अब बैलून के नेक पर बंधा धागा खोल दीजिए। फिर ध्यान से देखिए कि बैलून किस डायरेक्शन में चलता है। बैलून के अंदर की हवा बाहर निकलने की कोशिश करती है। जब बैलून सिकुड़ता है तो बैलून का स्ट्रेच मटेरियल हवा में मॉलिक्यूल्स को बाहर की ओर धकेलता है। हवा तेजी से बैलून से बाहर निकलती है। अब न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार हवा भी बैलून पर बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। यही फोर्स बैलून को उस डायरेक्शन में चलाती है जो हवा के से निकलने की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। आसान भाषा में कहे तो बैलून हवा को पीछे धकेलता है, हवा बैलून को आगे धकेलती है, इसी कारण बैलून आगे बढ़ता है।
अब बात करें रॉकेट की, तो रॉकेट कैसे उड़ता है? रॉकेट भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। रॉकेट का इंजन बड़ी मात्रा में गैस प्रोड्यूस करता है, फिर इस गैस को बहुत तेजी से नीचे की डायरेक्शन में बाहर निकाला जाता है। जब रॉकेट गैस को नीचे की ओर धकेलता है तो गैस न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार रॉकेट को ऊपर की ओर धकेल देती है। यानी एक्शन एक्शन ये है कि रॉकेट गैस को नीचे फेंकता है और रिएक्शन उसका कि गैस रॉकेट को ऊपर धकेलती है। यदि ऊपर की ओर लगने वाला यह फोर्स रॉकेट के वेट से बड़ा हो जाए तो रॉकेट पर नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में होगा, तब रॉकेट ऊपर उठना शुरू कर देगा। फिर है क्वेश्चन कि स्पेस में रॉकेट को स्लो कैसे किया जाता है। मान लीजिए रॉकेट स्पेस में चल रहा है। अब यदि उसका इंजन उसकी मोशन की डायरेक्शन में ही गैस छोड़े तो क्या होगा? इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में एग्जॉस्टेड गैस रॉकेट की मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। इससे रॉकेट की स्पीड कम होने लगेगी, यानी रॉकेट धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। इसी तकनीक का इस्तेमाल चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर ने किया था। मून के साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए लैंडर ने अपनी स्पीड कम की और जरूरती वेलोसिटी हासिल की। नोट, इंपॉर्टेंट नोट, कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं वे हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर काम करती हैं, इसीलिए वे एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि आपने पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। अब क्वेश्चन है कि क्या न्यूटन थर्ड लॉ केवल कॉन्टैक्ट फोर्सेस या पर ही लागू होती है? जवाब है नहीं। न्यूटन थर्ड लॉ सभी प्रकार के फोर्सेस पर लागू होती है, चाहे वह कॉन्टैक्ट फोर्स हो या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मैग्नेटिक फोर्स का एक एग्जांपल ले लीजिए कि फिगर 6.31 में दो बार मैग्नेट दिखाए गए हैं। दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्स लगाती हैं। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है, उसी समय दूसरा मैग्नेट पहले मैग्नेट पर बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। यह न्यूटन थर्ड लॉ का एक एग्जांपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक एग्जांपल, फिगर 6.32 में एक समान चार्जेस वाले दो बैलून्स दिखाए गए हैं। दोनों बैलून्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं। पहला बैलून दूसरे पर फोर्स लगाता है और दूसरा बैलून भी पहले बैलून पर बराबर मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। यह भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। फिर है ग्रेविटेशनल फोर्स का। 6.33 में अर्थ और फ्रूट दिखाए गए हैं। अर्थ फल को अपनी ओर खींचता है, साथ ही फल भी अर्थ को अपनी ओर खींचता है। दोनों के बीच लगातार लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नीट्यूड के बराबर होने वाले मैग्नीट्यूड्स में बराबर होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। एग्जाम्पल 6.7, क्वेश्चन इज मान लीजिए अर्थ और फल एक दूसरे पर बराबर और अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, तो फल अर्थ की ओर क्यों गिरता है जबकि अर्थ फल की ओर जाता हुआ दिखाई नहीं देता? यह इसका आंसर है कि यह सही है कि दोनों पर लगने वाले फोर्सेस बराबर है, लेकिन दोनों के मासेस बराबर नहीं है। अर्थ का मास फल की तुलना में बहुत ज़्यादा है। न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार जो फॉर्मूला बनता है, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाई एम, फोर्स डिवाइड बाई मास। जब मास बहुत बड़ा होगा तो एक्सीलरेशन बहुत छोटा होगा। इसी कारण अर्थ का एक्सीलरेशन बहुत छोटा होता है और इसका प्रभाव दिखाई नहीं देता, जबकि फल का मास बहुत कम होता है। इसीलिए वह साफ साफ रूप से अर्थ की ओर गिरता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट एग्जांपल 6.8 क्वेश्चन, एक 0.1 kg की बुलेट को 5 kg की गन से 2 न्यूटन फोर्स के साथ फायर किया गया। बुलेट और गन के इनिशियल एक्सीलरेशन बताइए। फर्स्ट स्टेप, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार गन पर रिकॉइल फोर्स भी 2 न्यूटन होगा। गन का एक्सीलरेशन निकालेंगे हम फोर्स डिवाइड बाय मास। फोर्स यहाँ पर ली है 2 न्यूटन और मास है 5 kg, तो एक्सीलरेशन हमें प्राप्त हुआ 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गन का इनिशियल एक्सीलरेशन 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बात करें बुलेट का एक्सीलरेशन की, इसमें भी फोर्स होगा इसमें
2 न्यूटन और मास है 0.1 kg। एक्सीलरेशन प्राप्त हुआ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ध्यान दीजिए कि गन और बुलेट पर लगने वाली फोर्सेस बराबर हैं, फिर भी एक्सीलरेशन बराबर नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गन का मास ज़्यादा है और बुलेट का मास बहुत कम है। मास कम होने के कारण बुलेट का एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा होता है। और ध्यान देने वाली बात, दो ये रहने दो। नेक्स्ट है 6.7 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब तक हमने न्यूटन के तीनों लॉज को एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर लागू करके पढ़ा। अब इन नियमों की सहायता से हम यह समझ सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी कैसे बदलती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि क्या न्यूटन के लॉज के दो या दो से ज़्यादा जुड़े हुए ऑब्जेक्ट पर भी लागू किया जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। इसी बात को हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। मान लीजिए दो बॉक्सेस हैं, बॉक्स 1 का मास m1 है और बॉक्स 2 का मास m2। दोनों एक फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हैं, यानी ऐसे सरफेस पर जो चिकना है। दोनों बॉक्स एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। अब बॉक्स 1 को राइट साइड और फोर्स F को से खींचा जाता है, मतलब बॉक्स 1 को राइट ओर की तरफ F4 से खींचा जाता है। टेंशन फोर्स क्या होगा? जब बॉक्स 1 आगे बढ़ता है तो वह स्ट्रिंग के जरिए से बॉक्स 2 को खींचता है। इसी कारण बॉक्स 1 और बॉक्स 2 पर एक फोर्स लगता है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार बॉक्स 2 और भी बॉक्स 1 का बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इस फोर्स को टेंशन फोर्स कहते हैं। तो बॉक्स 1 पर कौन से फोर्स लगाए जा रहे हैं? बॉक्स 1 पर फोर्स F राइट की ओर लग रहा है और टेंशन फोर्स लेफ्ट की तरफ ओर लग रहा है। बॉक्स 2 पर कौन सा फोर्स लग रही है? बॉक्स 2 पर टेंशन फोर्स राइट की ओर लग रहा है बस। नेक्स्ट है एक्सीलरेशन कैसे निकालें। एक तरीका यह है कि दोनों बॉक्सेस को अलग अलग एनालाइज किया जाए, लेकिन एक आसान तरीका भी है, सिस्टम अप्रोच। हम दोनों बॉक्सेस और स्ट्रिंग को मिलाकर एक ही सिस्टम मान लेते हैं। इस सिचुएशन में सिस्टम के अंदर लगने वाली फोर्सेस को इंटरनल फोर्स कहती हैं। इंटरनल फोर्स, यह टेंशन फोर्स T इंटरनल फोर्स है क्योंकि यह सिस्टम के अंदर ही काम कर रहा है। बात करें एक्सटर्नल फोर्स की, जो फोर्स बाहर से सिस्टम पर लगाया जा रहा है वह एक्सटर्नल फोर्स कहलाता है। टेंशन फोर्स इंटरनल फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से लगाया जा रहा है, यानी यहां F एक्सटर्नल फोर्स है। सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालते समय केवल एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर किया जाता है, इंटरनल फोर्स को नहीं। पूरे सिस्टम का मास होगा m1 प्लस m2 और सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है F। इसीलिए न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार एक्सीलरेशन यह हुआ F यानी फोर्स डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यानी दोनों का मास का सम। दोनों बॉक्स मिलकर ऐसे एक्सीलरेट करेंगे जैसे कि वे एक दूसरे ऑब्जेक्ट हो और जिसका मास m1 और m2 हो। यदि दोनों बॉक्सेस को अलग अलग एनालाइज किया जाए तो भी रिजल्ट वही मिलेगा, लेकिन सिस्टम मेथड एनालाइज को बहुत आसान बना देगा। रेडी टू गो बियॉन्ड में अब तक हमने केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स पर ध्यान दिया, लेकिन वास्तव में सिस्टम पर कुछ और एक्सटर्नल फोर्सेस भी लग रही हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, दो बॉक्सेस पर पृथ्वी द्वारा नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कुल ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ m1 प्लस m2 का सम मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। नॉर्मल फोर्स, ग्राउंड सिस्टम पर ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगती है और कुल नॉर्मल फोर्स का सम होगा n1 प्लस n2। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसीलिए वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता। इसी कारण सिस्टम में केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेट करता है और उसका एक्सीलरेशन है वही फॉर्मूला F डिवाइड बाय मास 1 प्लस मास 2। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में आगे लिखा है, जब आप चलते हैं तो आपके हाथ और पैर आगे अलग अलग डायरेक्शन में एक जटिल तरीके से मूव करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स तरीके से, लेकिन पूरे शरीर की मोशन को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानकर भी समझा जा सकता है। साइंस में कई बार चीज़ें
तब आसान हो जाती हैं जब हम अलग अलग हिस्सों की बजाय पूरे सिस्टम को एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं। फिर इसके बाद है इस चैप्टर की एक छोटी सी समरी एट अ ग्लांस। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट काम करता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स की अपोजिट फोर्स है, यानी फोर्स को रोकने का काम करती है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे रोकने के लिए या मूव करने के लिए नहीं लगाया जाए। नेक्स्ट है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेट फोर्स लगने पर ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। एक्सीलरेशन नेट फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी और एक्सीलरेशन घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। नेक्स्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, यानी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट पर काम करती हैं। तो आज कि ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस